ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने याद करना है। अननोन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अननोन। ये फॉर्मूला क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कर रहे होते हैं आप लोग, इसको उल्टा लिख देते हैं, तो इसलिए ये ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने लिख के दिखाया था कि जिसका करंट है या जो भी सैंपल का या स्टैंडर्ड का रिस्पॉन्स है वो अपनी ही कंसंट्रेशन के बराबर होता है। फिर जब उसको आप रीअरेंज करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास आता है कि अननोन की जो कंसंट्रेशन है इसकी इक्वल में आएगा हमारे पास अननोन का करंट, एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे और अननोन के करंट से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो वैल्यूज हमारे पास सारी मौजूद हैं। ठीक है, हम इसमें अगर हमें करंट मालूम करना हो तो हम करंट भी मालूम कर सकते हैं, स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन मालूम करनी तो स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन भी मालूम कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वैल्यूज मौजूद हैं। 4 मिली एम्पियर का करंट हमने रख दिया, 6 मिली एम्पियर का करंट हमने रख दिया और 0.02 मोलर लैक की कंसंट्रेशन हमने रख दी। अच्छा, इसका हमारे पास क्या करना है ऐसी कंडीशन के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर हमें सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है, और वो ये कि ये जितने भी इस तरह के न्यूमेरिकल हो कि हमारे पास दोनों यूनिट्स, दैट इज यहाँ पे 6 मिली एम्पेयर है, यहाँ पे 4 मिली एम्पेयर है, ये दोनों यूनिट सेम होने चाहिए। और जिस कंसंट्रेशन यूनिट में हमारे पास एनालाइट होगा हमारा आंसर भी उसी कंसंट्रेशन यूनिट में आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्योंकि मोलैरिटी में लिखा हुआ था तो मोलैरिटी में आएगा, बाकी ये दोनों यूनिट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सो अननोन की कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपने करनी है। सम टाइम इस तरह के न्यूमेरिकल्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि लाइक इसमें अगर आप देखो तो 2.0 मोलर KCl लिखा हुआ है, वो KCl क्या है, सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट है। इतनी इन्फॉर्मेशन तो अब आपके पास होती है ना कि सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का बेसिक पर्पस क्या है। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मैंने तमाम चीजें बताई हैं लास्ट लेक्चर के अंदर कि उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं और कि वो माइग्रेशन करंट को सप्रेस कर रहा होता है, उसका फायदा क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे ये बात हमें पता है कि सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का रोल सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसने क्या करना है, उसने हमें फिजिबल कंडीशन प्रोवाइड करनी है एनालिसिस के लिए। और यहाँ पे हम सिंगल पॉइंट अप्लाई कर रहे हैं तो KCl की कंसंट्रेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे यही 4 चीजें इस्तेमाल होंगी। तो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में इस चीज को आपको देखना जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है सारी बातें? कोई पॉइंट अगर पूछना हो तो अभी आप पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, वही क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए हम फॉलो अप कर रहे होते हैं कि जो हमारी नर्स्कियन इक्वेशन है, नर्स इक्वेशन, अगर हमारी कोई भी रिवर्सेबल रिएक्शन है तो क्या कर रहा होता है, नर्स इक्वेशन को फॉलो कर रहा होता है। सो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर करें कि हमारे पास आयरन 2 और आयरन 3 मौजूद हैं सैंपल के अंदर। अब यहाँ पे आयरन 2 और आयरन 3 सैंपल में तो मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ क्या मौजूद है, उनके साथ हमारे पास साइनाइड, आयरन 2 का भी साइनाइड कॉम्प्लेक्स मौजूद है। सो ये यहाँ पे क्या है, ये आयरन 3 का साइनाइड कॉम्प्लेक्स है, ये आयरन 2 का साइनाइड कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि साइनाइड बेसिकली क्या होता है, साइनाइड के ऊपर ये सिंपल इंफॉर्मेशन है, आपको मालूम होगा कि साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो आयरन 2 और 6 साइनाइड मिलकर क्या करेंगे, ओवरऑल चार्ज आ जाएगा -4। और यहाँ पे आयरन 3 और 6 साइनाइड मिलेंगे तो इनके ऊपर ओवरऑल चार्ज है -3। सो बेसिकली ये आयरन 3 है, सिर्फ आयरन की बात करूँ तो आयरन 3 है, और ये आयरन 2 है, और आयरन 3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन 2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये भी नर्स इक्वेशन को फॉलो कर रहा होता है। और इसका जो इक्वेशन, इनका जो नर्स इक्वेशन के थ्रू जो इनका रिलेशनशिप है आयरन 3 एंड आयरन 2 का, नर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। दैट इज ई, जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड का वो हमारे पास इक्वल है किसके, ई नॉट की वैल्यू। ई नॉट इज द आयरन 3 और आयरन 2 का जो ये इक्विलिब्रियम है इन द प्रेजेंस ऑफ द साइनाइड। ठीक है, साइनाइड आयन की प्रेजेंस के अंदर, साइनाइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्म के अंदर जो इनका ई नॉट की वैल्यू है दैट इज 0.356 -0.0516। इसके नीचे डिवीजन में एन है, एन क्या है, 1 है इलेक्ट्रॉन
तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कंसीडर कर लेते हैं फिर भी। फिर log of reduced form that is Rn2 over Rn3, लेकिन साथ में एक चीज और है, that is x is equal to 0. and what is this? in इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोड सरफेस पे जनरेट हो रहा है। तो ये जो रेशियो की हम बात कर रहे हैं Rn2 और Rn3, ये इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर रेशियो है कि इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर Rn2 कितना मौजूद है और Rn3 कितना मौजूद है, उसके ऊपर बेस कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोड यहाँ पे आपको पता है बहुत ही स्मॉलर इन साइज है, माइक्रो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और हमारा जो बल्क ऑफ द सॉल्यूशन है उसके अंदर कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन क्या हो सकती है, डिफर कर सकती है। तो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर Rn2 कितना है या Rn3 कितना है, और उसके ऊपर हमारा जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेस कर रहा होता है। बेसिकली यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रहे हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर, और उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से Rn2 और Rn3 का जो रेशियो है इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर वो इस्टेब्लिश हो रहा है। सो वोल्टामेट्रिक करंट कब आएगा? अगर हम क्या करें, जो हमारा 0.356 पोटेंशियल है, अगर हम इलेक्ट्रोड से दोनों बराबर हो, दैट इज ये भी 1 हो ये भी 1 हो, या ये भी 5 हो ये भी 5 हो, जब दोनों कंसंट्रेशन Rn2 और Rn3 की कंसंट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड कॉम्प्लेक्स, अगर दोनों कंसंट्रेशन इक्वल होगी तो log of 1 बनेगा, और log of 1 होता है 0। सो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमने 0.356 अप्लाई किया तो उस वक्त क्या होगा, Rn2 और Rn3 दोनों ही क्या होंगे, बराबर की क्वांटिटी के अंदर होंगे। दैट इज अगर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, ये वर्किंग इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर हमने 0.356 पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो Rn3 एंड Rn2 का जो इक्विलिब्रियम है वो बिल्कुल बराबर ही क्वांटिटी में होगा, दोनों की कंसंट्रेशन एक दूसरे के बराबर होगी। अगर हम इससे मोर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी मोर नेगेटिव का मतलब है रिड्यूस फॉर्म हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर हम इसके ऊपर मोर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, Rn3 की कंसंट्रेशन हमारे इलेक्ट्रोड सरफेस पे बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है बेसिकली वो इसी रिस्पेक्ट से हो रही है कि हमारे पास, अगर हम कंसीडर करें कि Rn3 की हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो Rn3 की रिडक्शन हमारे पास कैसे हो सकती है, कि Rn3 हमारे इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर आएगा, और इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर अगर वो मौजूद है भी, तब भी रिडक्शन कब होगी, जब हमारे पास इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इतना सफिशिएंट हो कि वो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे Rn3 के पास जा सकें, Rn3 पे ट्रांसफर हो सकें, और फिर वो कहाँ कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा Rn2 के अंदर, Rn2 में कन्वर्ट होके फिर वो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रोड से अवे मूव कर रहा होगा। ठीक है। सो अगर हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रोड के ऊपर पोटेंशियल स्कैन करना स्टार्ट किया, हम क्या कर रहे हैं, हम पॉजिटिव, हम Rn3 की रिडक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। हमने पोटेंशियल स्टार्ट किया और हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको मोर एंड मोर नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे। मोर नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों, ताकि हमारे पास रिडक्शन हो सके। पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो जैसे ही हमारे पास इतना पोटेंशियल आ जाएगा कि Rn2 एंड Rn2 की क्वांटिटी हमारे पास, Rn2 एंड Rn3 का जो रेशियो है वो हमारे पास चेंज हो जाए, सो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, Rn3 यहाँ पर Rn2 में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास कंसंट्रेशन Rn3 की कम होती जाएगी और Rn2 की बढ़ती जाएगी। अब Rn3, क्योंकि अगर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ Rn3 मौजूद है तो बल्क ऑफ सोल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, सारे के सारे Rn3 होंगे, और इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर भी हमारे पास क्या होगा, Rn3 होगा। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर पोटेंशियल अप्लाई किया तो क्या हुआ, Rn3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Rn2 में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। सो Rn3 की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड सरफेस पे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और Rn2 की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड सरफेस पे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी।
अब डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, अगर आयरन लैटिस के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से आयंस हमारे पास मूव करके आ रहे होते हैं। सो अगर आयरन 3 की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड सरफेस पे कम है और बाहर बाकी की जो बल्क ऑफ द सोल्यूशन है उसमें ज्यादा है, तो वहां से आयंस आयरन 3 के आयंस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करके आएंगे। और आयरन 2 क्योंकि यहाँ पे ही जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोड सरफेस पे ही जनरेट हो रहा है, तो ये क्या कर रहा होगा, ये डिफ्यूज होकर बाकी के सोल्यूशन में जा रहा होगा, क्योंकि बाकी के सोल्यूशन में आयरन 2 मौजूद नहीं है। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस दोनों तरफ से होता है हमारे पास। और इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर जो रेशियो है आयरन 2 और आयरन 3 का, ये कौन डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है हमारे पास इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मोर पॉजिटिव करेंगे, ये रिएक्शन इन्वर्स होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कि आयरन 2 इलेक्ट्रोड पे जाएंगे और आयरन 3 में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इसके 0.356 के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में हर पॉइंट के ऊपर किसी भी वक्त हमारे पास जो आयरन 2 और आयरन 3 की कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर, वो हमारे पास क्या होगी, बराबर होगी। अब इसी कंडीशन को अगर हम कंसीडर करें सिंप्लीफाइड मॉडल के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें कि हमारे पास जो करंट हमारे सिस्टम में आ रहा है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू द एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि कोई भी एनालाइट हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन या लूज कर रहा है। एफ हमारे पास क्या है, फ्राडे कांस्टेंट है। ए इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया है। डी इज बेसिकली डिफ्यूजन कोफिशिएंट। और कंसंट्रेशन में हमारे पास क्या हो रहा है, जो बल्क में जो कंसंट्रेशन है उसमें से हम इलेक्ट्रोड सरफेस की कंसंट्रेशन को माइनस कर रहे हैं, दैट इज द कंसंट्रेशन डिफरेंस इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर। और ये डेल्टा हमारे पास क्या है, इट इज द थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन लेयर। जब डिफ्यूजन लेयर हमारे पास जनरेट हुई है जिसके ऊपर जाके आयन हमारे पास मूव कर रहे हैं और आयन अवे मूव कर रहे हैं, वो जो डिफ्यूजन लेयर है उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है करंट। ठीक है, सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन एफ ए डी एंड डेल्टा। अब अगर ये एन एफ ए डी और डेल्टा को हम कंसीडर करें एक सिस्टम के अंदर, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें हमारे पास कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्राडे कांस्टेंट, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, डी डिफ्यूजन कोएफिशिएंट और डेल्टा थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन लेयर। सो इन तमाम चीजों को मिला के हमने एक नया कांस्टेंट जनरेट कर दिया, दैट इज द के नॉट। हम ऑक्सीडेशन को स्टडी कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या होगा, current is directly proportional to the k of that is oxidation का जो diffusion coefficient है, that is जितनी स्पीड से ऑक्सीडाइज फॉर्म हमारे इलेक्ट्रोड सरफेस तक आ रही है और इलेक्ट्रोड सरफेस से दूर जा रही है, अगर हम उसको कंसीडर करें और इलेक्ट्रोड की सरफेस पे जो ऑक्सीडाइज फॉर्म की कंसंट्रेशन है और जो हमारे बल्क ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीडाइज फॉर्म की कंसंट्रेशन है, उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, दैट इज आयरन 3 ऑक्सीडाइज फॉर्म है हमारे पास आयरन 2 एंड आयरन 3 के अंदर। सो आयरन 3 की कंसंट्रेशन जो बल्क सॉल्यूशन में है और आयरन 3 की कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर है, वो करंट जो है किसी भी पॉइंट पे इन दोनों की कंसंट्रेशन के डिफरेंस के और इस कांस्टेंट के बराबर होगा। अब अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास लिमिटिंग करंट अचीव हो गया है, लिमिटिंग करंट हमारे पास कब अचीव होता है, जब सिस्टम में से दैट इज लिमिटिंग करंट कब आएगा, जब इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर आयरन 3 की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। दैट इज लिमिटिंग करंट कब होगा कि इलेक्ट्रोड की एफिशिएंसी हमने इतनी बढ़ा दी कि इलेक्ट्रोड पे सिर्फ और सिर्फ आयरन 2 ही जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन बल्क के अंदर आयरन 3 बहुत ज्यादा मौजूद है। तो बल्क सॉल्यूशन में से आयरन 3 इलेक्ट्रोड पे आता है, जैसे ही इलेक्ट्रोड पे आता है वैसे ही वो क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आयरन 2 के अंदर और वहां से वो डिफ्यूज बैक हो जाता है। तो बल्क ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर तो आयरन 3 मौजूद है, लेकिन इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर आयरन 3 की कंसंट्रेशन क्या हो गई, 0 हो गई। इस वक्त जब इलेक्ट्रोड की एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोड को हम इतना नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, इस वक्त हमारे पास क्या आता है, लिमिटिंग करंट अचीव होता है। तो लिमिटिंग करंट अगर हम लिखें, दैट इज अगर लिमिटिंग करंट का रिलेशन लिखेंगे तो लिमिटिंग करंट विल बी इक्वल टू, ये टर्म हमारे पास ऑक्सीडाइज फॉर्म इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो लिमिटिंग करंट इज इक्वल टू के ऑक्सीडाइज का जो हमारा कांस्टेंट है और ऑक्सीडाइज की जो कंसंट्रेशन है बल्क ऑफ द सॉल्यूशन में, इसके बराबर हमारे पास आ गई। ठीक है,
सो ये बेसिकली किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन है कि हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। यही रिएक्शन इनवर्स हो सकता है कि रिड्यूस फॉर्म इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अगर आयरन 2 और आयरन 3 के रिस्पेक्ट से कंसीडर करें तो हमारे पास क्या है, आयरन 3 जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म है और वो क्या कर रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन 2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या है, इसकी रिड्यूस फॉर्म है। तो हम ऑक्सीडाइज फॉर्म के लिए भी और रिड्यूस फॉर्म के लिए भी इसी तरीके से इक्वेशन रिपीट कर सकते हैं। अगर ये नेक्स्ट इक्वेशन को फॉलो कर रहा है ये रिडक्शन रिएक्शन, तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास E जो है दैट इज पोटेंशियल इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.05916, एंड जो है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आयरन 2 आयरन 3 के केस में ये एक है, लेकिन अगर हम कॉपर 2 की बात करें या किसी और एनालाइट की बात करें तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास डिफर कर सकते हैं। देन ये रिड्यूस फॉर्म और ऑक्सीडाइज फॉर्म इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर कुछ पूछ रहे हैं आप? ओके, इलेक्ट्रोड एंड सरफेस के ऊपर रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज फॉर्म का जो रेशियो है, ये इक्वेशन हमने डिस्कस कर ली कि लिमिटिंग करंट हमारे पास के नॉट के बराबर है। के नॉट किसके बराबर है, हम अपने प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी पॉइंट के ऊपर जो करंट आ रहा है, करंट की क्वांटिटी डिफाइन हो रही है कि बल्क में कंसंट्रेशन कितनी थी और इलेक्ट्रोड सरफेस पे कंसंट्रेशन कितनी है। लिमिटिंग करंट के ऊपर इलेक्ट्रोड सरफेस पे कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये टर्म जीरो हो गई हमारे पास, तो हमारे पास लिमिटिंग करंट विल बी इक्वल टू के नॉट इंटू ओ। अब अगर ये वैल्यू हम इसके अंदर प्लेस कर दें, ये एक्चुअल में किसी भी पॉइंट के ऊपर जो करंट है वो किसके बराबर है, के नॉट concentration of the bulk, concentration of oxidized form in the bulk solution minus concentration of oxidized form at electrode surface. So अगर हम limiting current को इसकी जगह पे प्लेस कर दें तो we can write it, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ और के नॉट जो है वो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑक्सीडाइज फॉर्म के साथ। ठीक है, सो ये टर्म हमारे पास किसके बराबर है, ये टर्म हमारे पास बराबर है आई लिमिटिंग के, लिमिटिंग करंट के बराबर है। ये के नॉट ओ ऑक्सीडाइज फॉर्म आ गई। सो इलेक्ट्रोड सरफेस पे इस इक्वेशन के अंदर, बेसिकली इस इक्वेशन के अंदर प्लेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर रिड्यूस फॉर्म और ऑक्सीडाइज फॉर्म की कंसंट्रेशन चाहिए। तो इलेक्ट्रोड सरफेस पे रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज फॉर्म की कंसंट्रेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट का जो करंट है उस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमें पता चल गया ओ ऑक्सीडाइज विल बी इक्वल टू द आई लिमिटिंग, जो है यहाँ पर आई लिमिटिंग, ये जो करंट है ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वल के इस तरफ आएगा, सो ये माइनस का हो जाएगा। ये जो के नॉट और ओ ऑक्सीडाइज फॉर्म है ये माइनस के साथ है, इक्वल के उस तरफ आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इट विल बिकम के नॉट ऑक्सीडाइज फॉर्म, कहाँ पर, इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर, एंड इट इज इक्वल टू, ये दोनों मिला के ये टर्म हमारे पास बराबर है किसके, लिमिटिंग करंट के, आई लिमिटिंग। ठीक है, इस तरीके से ऊपर वाली इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन प्लेस की तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, के इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, तो हमारे पास ऑक्सीडाइज फॉर्म की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड सरफेस से बराबर है लिमिटिंग करंट माइनस आई डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। इसी तरीके से रिड्यूस फॉर्म के लिए अगर हम कंसीडर करें तो रिड्यूस फॉर्म के लिए भी इक्वेशन इसी तरीके से बनेगी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो करंट है वो बेसिकली इक्वल है रिडक्शन फॉर्म का कांस्टेंट, रिड्यूस फॉर्म हमारे बल्क ऑफ दिस, रिड्यूस फॉर्म इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर एंड रिड्यूस फॉर्म बल्क ऑफ द सॉल्यूशन में। अब ये इनवर्स क्यों है, क्योंकि अगर हमने अभी प्रीवियस वाला केस कंसीडर करें आयरन 3 एंड आयरन 2 वाला, तो वहां पे आयरन 3 जो है हमारे बल्क सॉल्यूशन में मौजूद था, आयरन 2 बल्क सॉल्यूशन में मौजूद नहीं था। अब यहाँ पे जो करंट की क्वांटिटी है, अगर हम लिमिटिंग करंट की बात कर रहे हैं या किसी भी पॉइंट की अगर हम बात करें, तो बल्क ऑफ सॉल्यूशन के अंदर आयरन 2 की कंसंट्रेशन
नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर बिल्कुल आई जीरो की बात करें कि जब हमने हमारी इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट नहीं हुई वहां पर बल्क में हमारे पास Rn2 की कंसंट्रेशन क्या थी, जीरो थी। तो यहाँ पे ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, ये टर्म जीरो के बराबर हो जाएगी। सो करंट हमारे पास क्या है, बराबर है के आर, जो कि कांस्टेंट है, और रिड्यूस फॉर्म की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर, क्योंकि Rn2 जनरेट ही इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर हो रहा था। स्टार्टिंग पॉइंट में हमने Rn3 लिया था इन द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में प्लेस कर दें, ठीक है। बल्कि इसे अब डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं कि ये के आर जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये यहाँ जाके क्या कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा। सो रिड्यूस फॉर्म इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय के आर। ये फॉर्म और ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों उठा के हम क्या करेंगे, हम इस पहली वाली इक्वेशन के अंदर लिख देंगे। रिड्यूस फॉर्म इज इक्वल टू आई ओवर के आर, ऑक्सीडाइज फॉर्म इज इक्वल टू आई लिमिटिंग माइनस आई डिवाइडेड बाय के नॉट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लें अगर मैथमेटिकली, इसको बेस्टा आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कॉपी पे एक दफ़ा सॉल्व आउट कर लें कि किस तरीके से स्टेप में ये काम हमारे पास हो रहा है। इसने प्लेस किया आई और आई लिमिटिंग, दैट इज इसको आई इसको डिवाइड कर रहा है आई लिमिटिंग माइनस आई, के आर को डिवाइड कर रहा है के नॉट, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि log ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी बराबर होता है log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी। तो यहाँ पे पहले इसको आपने सॉल्व आउट करना है लाइक दिस, के ये जो चीज है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, के आई डिवाइडेड बाय आई लिमिटिंग माइनस आई, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हमारे पास आएगा के नॉट अपॉन के आर, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारे पास हो गया ए, ये क्या है, ये हमारे पास हो गया बी, इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, लॉग। सो लॉग ए मल्टीप्लाई बाय लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। सो ये माइनस का साइन, लॉग ए प्लस लॉग बी, दैट इज लॉग के नॉट ओवर लॉग के नॉट ओवर के आर, और लॉग आई ओवर आई लिमिटिंग माइनस आई को हम क्या करें, अगर इस वाली ये जो लॉग के साथ वाली वैल्यूज है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05916 इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ गई, ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन के अगर हम देखें कि हमारे पास लिमिटिंग करंट ये है और हाफ लिमिटिंग करंट के ऊपर ई की वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ पे पोटेंशियल ई हाफ हो जाती है। सो अगर करंट जो है वो लिमिटिंग करंट के हाफ हो जाए, दैट इज इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे क्या है, करंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लिमिटिंग करंट। ये वैल्यूज अगर हम इस इक्वेशन में प्लेस कर दें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, करंट की जगह हाफ लिमिटिंग करंट रख दिया, करंट की जगह हाफ लिमिटिंग करंट रख दिया। ये तो हाफ लिमिटिंग है, वन लिमिटिंग में से हाफ लिमिटिंग कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा, अगेन यहाँ पे भी इसका आंसर आएगा हाफ लिमिटिंग, और हाफ लिमिटिंग का आंसर आएगा 1। सो log ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 0। सो ये पूरी टर्म हमारे पास क्या बच जाएगी, इट विल बिकम 0, एंड ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ई हाफ के बराबर होगी। ई हाफ इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.05916 एंड log ऑफ के नॉट ओवर log ऑफ के नॉट ओवर के आर। सो ई हाफ हमारे पास क्या आया, ई नॉट minus 0.05916 and log of k naught over kr। सो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम इसकी जगह पर क्या प्लेस करें, ई हाफ प्लेस कर दें, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है जब हमने ड्राइव की थी, इसमें इसकी जगह पर हमने ई हाफ प्लेस किया। सो हमारी नई इक्वेशन क्या बन गई, दैट इज कि अप्लाइड पोटेंशियल हमारा अब इक्वल है हाफ वेव पोटेंशियल माइनस 0.05916 डिवाइडेड में n log ऑफ
I over I limiting minus I. This is called a logarithmic, ये हमारे पास logarithmic equation कहलाती है, और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोलैरोग्राफिक वेव के लिए। पोलैरोग्राफिक वेव की अगर हम लोगार्थमिक इंटरप्रिटेशन करें तो हम क्या कर सकते हैं, इससे एन मालूम कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, और हम इससे मल्टीपल हाफ वेव पोटेंशियल भी मालूम कर सकते हैं। अब ये बेसिकली क्या है, ये जो करंट हमारे पास, इसमें ये वो रीजन जिसके अंदर पोटेंशियल और करंट एक दूसरे के लीनियरली प्रोपोर्शनल होते हैं, इस रीजन के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हमें करंट पता है, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर मैं अप्लाइड पोटेंशियल को किसके अगेंस्ट प्लॉट करूं, लॉग ऑफ आई लिमिटिंग आई ओवर आई लिमिटिंग माइनस आई के अगेंस्ट प्लॉट करूं, ये हमारा क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है और ये हमारा क्या है, स्लोप है। तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज वाई इट इज लॉग ऑफ आई, ये x है, ये स्लोप है और ये c है, और इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, इसलिए इक्वेशन लाइन जो है हमारी क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। अगर स्लोप पॉजिटिव होता तो ये लाइन इस तरीके से जा रही होती, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन को देख लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि लोगारिथमिक इंटरप्रिटेशन के लिए, या हम अगर हम कहें कि ये इक्वेशन हमें ड्राइव करनी है कि अप्लाइड पोटेंशियल जो है वो लीनियरली रिलेटेड है विद रिस्पेक्ट टू द लॉग ऑफ आई ओवर आई लिमिटेड माइनस आई, सो हम इस इक्वेशन को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। मेक श्योर योर एग्जाम इज फिजिकल नाउ, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। एक न्यूमेरिकल हम देख लें जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एक पोटेंशियल का डेटा है। डेरिवेशन के साथ हमें ग्राफ बनाना भी पड़ेगा। जी, ग्राफ बनाना बन सकता है, लेकिन यहाँ पे तो ये डेरिवेशन के अंदर तो ग्राफ नहीं है। डेरिवेशन में हमसे भी बताने के लिए मैंने किया है, ये तो हमारा सिंपल है। ग्राफ के लिए ये सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अगर न्यूमेरिकल की फॉर्म में आता है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर न्यूमेरिकल की फॉर्म में नहीं है, या न्यूमेरिकल की फॉर्म में नहीं हो, वैल्यूज आपको गिवन है कि इसका स्लोप इतना है, जब हमने ये रिप्रेजेंट कर लिया ना, मैंने बताया आपको यहाँ पर कि ये y है, ये c है, और ये m है, और ये x है। सो अगर इंडिविजुअल वैल्यूज गिवन हो आपको तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा जिस तरीके से इस न्यूमेरिकल में। लेकिन अगर आपको डेरिवेशन करनी है तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन उसी तरीके से होगी जिस तरीके से ये हुई हुई है, ठीक है मैम। ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, इसमें हमारे पास डेटा ऑब्टेन किया गया है, लीनियर स्कैन हाइड्रोडायनामिक वोल्टेमोग्राम है हमारे पास, रिवर्सिबल रिडक्शन रिएक्शन है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए वैलिड होगी, ठीक है। तो ठीक है, सो ये डेटा है हमारे पास, इसमें ये क्रूड फॉर्म में डेटा गिवन है। कुछ क्रूड फॉर्म मीन्स के